दोस्तों, जब से ही सीरिया में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है, मतलब असद फैमिली का राज खत्म हुआ है और टर्की बैक्ड जो कुछ ग्रुप्स हैं वो वहाँ का कंट्रोल लेने में कामयाब रहे हैं, तब से ही लगातार आप लोग जनरली कुर्द और कुर्दों में भी खासतौर से जो एसडीएफ नाम का ग्रुप है, जो फौज है, उसका जिक्र कुछ ज़्यादा ही सुन रहे होंगे। उसकी मेन वजह भी यही है कि क्योंकि सीरियन सिविल वॉर अभी के लिए भले ही ख़त्म सी महसूस होने लगी है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का तो अभी भी यही मानना है कि ना चाहते हुए भी सीरिया के लिए और भी ज़्यादा बुरे और ख़तरनाक दिन आने वाले हैं। और अगर वो ख़तरनाक और खौफनाक दिन जल्द ही आए तो वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसी एसडीएफ और टर्की की वजह से आएंगे। वैसे हम लोग एसडीएफ का इतिहास जानें, उसके बारे में डिटेल में बात करें, उससे पहले ये चीज़ क्लियर करना भी ज़रूरी है कि यहाँ पर कुर्द कौम, कुर्द लोगों या कुर्द नस्ल की बात नहीं चल रही है, बल्कि एसडीएफ नाम के उस ग्रुप की बात चल रही है कि जो कुर्द लोगों के नाम पर बना है या फिर कुर्द लोगों से मिलाकर बनाया गया है। अब कुर्द लोग और एसडीएफ ये अलग अलग हैं, ये चीज़ ही आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हैरान कर देने वाली होगी। ज़्यादातर लोग तो इस चीज़ को पहली बार सुन रहे होंगे, मगर हाँ, ये सच्चाई है। और इन दोनों में कितना फ़र्क है, इस चीज़ का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब एचटीएस नाम का ग्रुप सीरिया पर कंट्रोल लेने में कामयाब रहा तो उसके जो लीडर हैं, मतलब कि अबू मोहम्मद अल जूलानी, उन्होंने जब अपना बयान दिया तो उसमें कुर्दों को अपना मुसलमान भाई बताया, जबकि एसडीएफ नाम के ग्रुप को और उसके लोगों को आतंकवादी कहा। वैसे आप में से ज़्यादातर लोगों को तो ऑलरेडी ये बात पता ही होगी कि कुर्द दुनिया की इकलौती ऐसी कौम है कि जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा है, मगर उसके बावजूद भी उनका अपना कोई देश नहीं है। लोकेशन के एंगल से देखें तो ये मिडिल ईस्ट में आबाद तो एक साथ ही हैं, एक जगह पर ही हैं, लेकिन इनका ये पूरा इलाका आज टर्की, सीरिया, इराक और ईरान जैसे देशों में डिवाइड है। दुनिया की और भी बेशुमार कौमों की तरह अंग्रेजों की मदद करने के बदले में इस कौम को भी इनका अपना एक मुल्क देने का वादा किया गया था, लेकिन बाद में ना तो इनको अपना मुल्क दिया गया, बल्कि जब आसपास में नए नए देश बनाए गए तो इनका जो पूरा इलाका था जहाँ पर ये लाखों में आबाद थे, वो भी एक दो नहीं बल्कि 4-5 कंट्री में डिवाइड होकर रह गया, जिसकी वजह से अब ये लोग पहले से बहुत ज्यादा कमजोर भी पड़ गए। धीरे धीरे वक्त तो गुजरता गया, मगर अभी भी बहुत सारे कुर्दों के दिलों में जो कुर्दिस्तान हासिल करने की ख्वाहिश थी, अपना मुल्क हासिल करने की ख्वाहिश थी, वो कम न हुई। यही वजह है कि आप देखेंगे कि वक्त वक्त पर इनके बहुत सारे मूवमेंट्स और तहरीकें जन्म लेती रहीं। मिडिल ईस्ट के जिन 4-5 देशों में आज ये लोग पाए जाते हैं, उनमें आप देखेंगे कि इनकी बहुत सारी पार्टीज़ या ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती हैं जो इनके ही नाम से होती हैं। अब इनमें से कुछ तो ऐसी हैं कि जो आज भी कुर्दिस्तान हासिल करने की तहरीक चला रही हैं, मतलब उस देश से लड़ाई कर रही हैं, जबकि कुछ ऐसी हैं कि जिनके नज़रियात बदल गए हैं, वो उस देश के साथ कोऑपरेट कर रही हैं और बाकायदा उसके पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्सा ले रही हैं। जैसा कि टर्की में आप लोगों को बहुत सारी पार्टीज दिख जाएंगी। इसके अलावा कुछ ऐसी भी हैं कि जिन्होंने अलग देश हासिल करने की मांग तो छोड़ दी, मगर साथ ही कुछ स्पेशल राइट्स हासिल कर लिए, मतलब उनको आज़ादी दे दी गई कि वो रहेंगे तो देश के साथ ही देश की बात मानेंगे, लेकिन उनके जो सिस्टम होंगे, उनका जो पूरा इलाका होगा, वो खुद ही कंट्रोल करेंगे। जैसा कि इराक के अंदर आप लोगों को कुर्दिस्तान का आज़ाद इलाका देखने को मिल जाएगा। अब इसी में से एक नाम निकल कर आता है एसडीएफ का, जिसकी फुल फॉर्म है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। नाम से ही पता चल गया होगा कि ये टर्की और इराक या ईरान वगैरह में नहीं, बल्कि सीरिया में एक्टिव है। और यही वो ग्रुप है, यही वो फोर्स है कि जिसको टर्की आज के दौर में अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जिसकी दुश्मनी की वजह से ही सीरिया में टर्की इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है और सीरिया के अंदर उसने इतना सब कुछ किया है। सीरिया में मौजूद कुर्दों के इस एसडीएफ की बुनियाद 2015 में अमेरिका की मदद से रखी गई थी, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ग्रुप है कि जो लगातार अमेरिका की मदद पर ही चलता आया है। उसका एक ऐसा प्रॉक्सी है कि जिसकी मदद से ही अमेरिका सीरिया और उसके पूरे आसपास के इलाके में दबदबा बनाकर रखता है। शुरुआत में एसडीएफ ने आईएसआईएस को हराने में बड़ा किरदार अदा किया था और इस बात में कोई शक भी नहीं है कि फ्रंट लाइन पर एसडीएफ के फाइटर्स की दी गई कुर्बानियों का ही नतीजा था कि आईएसआईएस को इतनी जल्दी हराया जा सका था। मगर बाद में धीरे धीरे ये ग्रुप पास ही में मौजूद टर्की के लिए ही सबसे बड़ा सरदर्द बन गया। टर्की ने तो इसको बहुत जल्द ही एक आतंकवादी ग्रुप भी घोषित कर दिया था। उसकी वजह यही थी कि टर्की का शुरू से ही ये इल्जाम था, या आप कह सकते हैं कि ये सच्चाई भी है, कि एसडीएफ नाम के इस ग्रुप के डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट रिश्ते पीकेके के साथ हैं, कि जो टर्की के पहाड़ी इलाकों में एक्टिव एक ऐसा कुर्द ग्रुप है कि जो पिछले कई दशकों से टर्की के खिलाफ गुरिल्ला फाइट करता आया है,
बल्कि टर्की के अंदर कभी कभी आतंकवादी हमलों को भी अंजाम दे देता है और मकसद सिर्फ यही है कि टर्की को तोड़ना और टर्की को तोड़कर कुर्दिस्तान बनाना। वैसे टर्की देश के विचार भी एसडीएफ के बारे में कुछ एचटीएस की तरह ही हैं, मतलब टर्की भी कुर्दों को और एसडीएफ ग्रुप को अलग अलग तरह से देखता है। वो भी कुर्द लोगों को तो अपना मुस्लिम भाई बताता है, बल्कि अभी कुछ वक्त पहले ही टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका एक बयान भी वायरल हुआ था, जिसमें वो स्पीच देते हुए कह रहे थे कि हमारे रिश्ते तो कुर्दों के साथ बहुत अच्छे हैं। वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि इराक के जो कुर्दिस्तान के इलाके की कुर्द पार्टी हैं या फिर जो लोग हैं उनसे हमारे अच्छे रिश्ते हैं। सीरिया की भी बहुत सारे कुर्द ग्रुप हैं जिनके साथ हम अच्छे रिलेशन शेयर करते हैं, लेकिन क्योंकि एसडीएफ के लिंक पीकेके के साथ हैं जो कि एक आतंकवादी ग्रुप है, तो इसको तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वैसे भी ये जो एसडीएफ है ये ना तो पूरी तरीके से कुर्द है और ना ही सीरियन लोग हैं, बल्कि इसके अंदर तो टर्की, इराक, ईरान और बाकी इलाकों के आतंकवादियों को लाकर इकट्ठा कर दिया गया है। वर्थ नोटिसिंग बात ये भी है कि वैसे तो एसडीएफ के नाम में डेमोक्रेटिक है, लेकिन इसके अंदर डेमोक्रेसी है नहीं, क्योंकि इसके अंदर ना तो कभी इलेक्शन हुआ है और ना ही इसको कंट्रोल करने वाले ज्यादातर लोग सीरियन हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो लोग इधर उधर से आए हुए हैं। एक और चीज जो इसको दूसरों से खास बनाती है वो है फीमेल फाइटर्स का होना। मिडिल ईस्ट के इस आसपास के इलाके में जितने भी ऐसे मिलिट्री वाले ग्रुप्स एक्टिव हैं उनमें किसी में भी आपको या तो फीमेल फाइटर्स मिलेंगी ही नहीं, मिलेंगी तो इतनी ज़्यादा और इतने एडवांस लेवल की नहीं मिलेंगी। जबकि एसडीएफ हो या इससे लिंक और भी जो ऐसे कुर्द ग्रुप हैं कि जो टर्की या इस तरह की ताकतों के खिलाफ लड़ते हैं, उनके अंदर न सिर्फ बड़े लेवल पर फीमेल फाइटर्स पाई जाती हैं बल्कि एडवांस ट्रेनिंग के साथ पाई जाती हैं। इतनी एडवांस ट्रेनिंग कि जो इनके सबसे ऊपर लेवल के मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं उसमें भी बाकायदा फीमेल फाइटर्स ही हिस्सा लेती हैं। जैसा कि अभी कुछ महीने पहले भी आपने देखा होगा कि टर्की के अंदर एक आतंकवादी हमला हुआ था जो बमुश्किल 2 से 3 लोगों ने ही अंजाम दिया था। उसमें भी क्लियरली फोटोज और वीडियोस में एक बहुत एडवांस ट्रेनिंग वाली फीमेल को देखा जा सकता था। अब ताज़ा हालात पर नजर डालें तो एसडीएफ सीरिया के एक बड़े इलाके पर कंट्रोल रखती है जो लगभग पूरी कंट्री का 20 से 25% के करीब बनता है। यही वजह है कि जब सीरिया में असद गवर्नमेंट गिरी और जो बहुत सारे छोटे बड़े अपोजिशन ग्रुप्स थे वो सीरिया का कंट्रोल लेने में कामयाब भी रहे, साथ ही में इस तरह की बातें भी होना शुरू हो गई कि शायद अब सीरिया कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये जितने भी छोटे बड़े ग्रुप हैं ये पावर हासिल करने के लिए आपस में ही लड़ पड़ेंगे, जिसके हाथ में जो इलाका आएगा वो उस पर कब्जा कर लेगा। तो इस तरह की बातों के बीच में, इस तरह की खबरों के बीच में सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर किसी पर जताई जा रही थी तो वो ग्रुप था एसडीएफ। मतलब ये माना जा रहा था कि सबसे आसानी के साथ एक बड़े इलाके पर कंट्रोल एसडीएफ ही हासिल करेगा और इस तरह से सीरिया के नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा कुर्दिस्तान वजूद में आ जाएगा। लेकिन साथियों, अब जब इस पूरे मामले को कुछ वक्त गुजर चुका है तो अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं और जो क्लियर तस्वीर सामने आ रही है वो बिल्कुल इसके अपोजिट महसूस होती है। वो इसलिए क्योंकि बाकी दुनिया तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि खुद अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन एक्सपर्ट्स, इवन अमेरिकन खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए लोग भी क्लियरली ये बता रहे हैं कि टर्की बहुत जल्द ही सीरिया पर हमला करने जा रहा है। ये हमला, ये इन्वेजन दरअसल एसडीएफ की तरफ ही होगा। ज्यादा में ज्यादा अगर टर्की का मन बदल भी गया तो वो इतना कर सकता है कि खुद डायरेक्ट हमला करने की बजाय उसके सीरिया के अंदर ही जो प्रॉक्सीज हैं उनको आगे बढ़ा दे। वरना जहां तक मामला एसडीएफ पर हमले का है तो वो तो होकर ही रहेगा, क्योंकि उसको कुचले बगैर, उसको खत्म किए बगैर टर्की चैन से नहीं बैठेगा। एसडीएफ को अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो है एग्रीमेंट, वो है कोऑपरेशन। किसके साथ? सीरिया की जो नई टर्की बैक्ड हुकूमत है उसके साथ। इस एग्रीमेंट के तहत जाहिर है जो पीकेके नाम का ग्रुप है उसके साथ एसडीएफ को अपने रिश्ते तोड़ने होंगे। हो सकता है कि इनको हथियार भी छोड़ने पड़े। सीरिया या टर्की जैसे देशों को तोड़कर अलग देश बनाने की जो मांग है उसको भी छोड़ना पड़ेगा और मुमकिन है कि इन तमाम चीजों के बदले में एसडीएफ को भी खुश करने के लिए स्पेशल राइट्स या फिर इनका सीरिया का जो अपना खास और लोकल इलाका होगा वहां पर एक अलग तरह की आज़ादी दे दी जाए, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे इराक के कुर्दिस्तान के इलाके में मिली हुई है। इसी एग्रीमेंट के तहत ही ये लोग टर्की के अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर करना बंद कर सकते हैं। बदले में टर्की भी इन लोगों को ये गारंटी दे सकता है कि वो भी इन्हीं लोगों की तरह फिर इनके अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी यानी कि इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर जल्द ही कोई इस तरह का एग्रीमेंट या डील नहीं होती है तो फिर एसडीएफ एक ऐसी जंग से नहीं बच सकता है कि जो जंग उसके वजूद को ही खत्म कर डालेगी।
अब आप कह रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, एसडीएफ तो इतने लंबे वक्त से है, उसके ऊपर तो अमेरिका का हाथ है, उसको इतनी आसानी के साथ कैसे खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, एसडीएफ इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर हालत में है और बड़ी ही आसानी के साथ टर्की उसको खत्म कर सकता है। इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह तो ये है कि एसडीएफ अंदरूनी तौर पर पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुका है। जिन इलाकों में उसका कंट्रोल है, वहाँ के कुर्द लोग उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। खुश न रहने की वजह यही है कि उसमें डेमोक्रेसी बिल्कुल है नहीं, इलेक्शन कभी हुए नहीं हैं, चंद लोग ही उस पर कंट्रोल बनाकर रखे हुए हैं और वो लोग भी लोकल नहीं हैं बल्कि दूसरे इलाकों से हैं। तो ये चीज़ लोकल कुर्दों को या लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा चुभती है। दूसरी बात ये भी है कि एसडीएफ ने भले ही 20 से 25% के करीब इलाके पर कंट्रोल बनाकर रखा हो, लेकिन इसमें से ज़्यादातर शहर, ज़्यादातर इलाके तो वो हैं कि जहाँ पर कुर्दों की बजाय अरब लोग रहते हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि जब सीरिया के दूसरे इलाकों में अरब सुन्नी लोगों का इनकलाब आ चुका हो तो यहाँ के लोग कुर्दों को अपने ऊपर राज कैसे करने दे सकते हैं। यही वजह है कि वहाँ पर पहले ही इस तरह की चिंगारियाँ दिखनी भी शुरू हो चुकी हैं। अब जहाँ तक मामला आखिर में एसडीएफ की सबसे बड़ी ताकत मतलब कि अमेरिकन सपोर्ट का आता है कि जिसके बलबूते पर ही वो अभी तक यहाँ तक पहुँच सका है और सरवाइव करता आया है, तो वो भी मौजूदा दौर में खतरे में नजर आ रही है। और उसकी मेन वजह है अमेरिका में ट्रम्प की एंट्री। दरअसल अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैं, वो जैसा कि हम जानते हैं कि वॉर्स वगैरह के खिलाफ ही रहते हैं और ख़ास तौर से सीरिया में अमेरिका की जो मौजूदगी है, उनके जो सैनिक हैं या जो भी फौज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनके तो ट्रम्प हमेशा से ही खिलाफ रहे हैं। बल्कि वो तो अपने पिछले ही कार्यकाल में सीरिया से अमेरिका को बाहर निकालने जा रहे थे, मगर आखिरी मौके पर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में आ जाने की वजह से वो ये काम कर नहीं सके। और इस बार भी जब सीरिया के अंदर ये उथल पुथल चल रही थी, मतलब असद हुकूमत का तख्ता पलट हुआ, नई पार्टीज अब वहाँ पर कंट्रोल ले चुकी हैं, तो इस बीच भी नए प्रेसिडेंट मतलब कि डोनाल्ड ट्रम्प कि जिन्होंने अभी तक गद्दी भी नहीं संभाली थी, उन्होंने ट्विटर के जरिए से जो भी बयान वगैरह दिए उससे क्लियरली ये मैसेज दे दिया है कि सीरिया में वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेने वाले हैं, बल्कि सीरिया के अंदर से जो अमेरिकन फौज होगी या उसकी जो भी मौजूदगी होगी उसको ख़त्म किया जाएगा। और इसी चीज़ ने अब एसडीएफ को बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रखा है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि ये जो अमेरिका की मौजूदा हुकूमत है, मतलब कि बाइडेन हुकूमत कि जो अभी कुछ दिन के अंदर ख़त्म भी होने जा रही है, ये इस मामले में बड़ी तेज़ी के साथ शुरू से ही एक्टिव नज़र आई है। मतलब इसकी ये कोशिशें हैं कि जाने से पहले पहले कुछ ना कुछ एसडीएफ के लिए कर दिया जाए। अमेरिकन हुकूमत से जुड़े हुए बड़े बड़े लोगों के लगातार टर्की के दौरे जारी हैं। इवन असद हुकूमत का तख्ता पलट होते ही जो एंटनी ब्लिंकन हैं, उन्होंने फ़ौरन टर्की पहुंचकर रजब तैयब अर्दोगान से मुलाकात की कि जिसको मीडिया में वायरल होने वाले फ़ोटोज़ के ज़रिए से देखा जा सकता था। लेकिन बाइडेन हुकूमत की ये सारी कोशिशें, ये सारे एफर्ट्स अभी तक यूजलेस ही महसूस हो रहे हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स यही कंफर्म कर रही हैं कि टर्की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका को कोई भी पॉजिटिव जवाब नहीं मिल रहा है। बाकी आगे होगा क्या, सीरिया की किस्मत में और क्या क्या लिखा हुआ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।